हम्म। आज जानेंगे अपने देश या विदेश में भाग्य, माने कहाँ पे भाग्य बेसिकली जो है भाग्योदय होगा। नाइन्थ हाउस, भाग्य का भाव। लेकिन यहां से क्वेश्चन तो ये होता है ना कि कुछ लोग अपने ही देश में बहुत बड़े भाग्यवान, बहुत बड़े धनी, यशस्वी बन जाते हैं, और कुछ लोग फॉरेन में जाके बन जाते हैं। तो ये कब होता है? तो अब ये जानते हैं कि अपने ही देश में या विदेश में कहां पे अपना भाग्योदय होगा, या भाग्य का मतलब प्रॉपर भाग्य का जो उन्मेष, या भाग्य का मतलब क्या बोलते हैं, भाग्यवान बनना, वो कहां पे होगा। पहला सूत्र, लग्न और चंद्र। लग्न और चंद्र दोनों के नवम भाव, और दोनों के नवम भाव अगर वो भावेश ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, लगन व चंद्र, इन दोनों के नवम भाव। अब नवम भाव में से दोनों तो हो नहीं सकता ना, कोई एक ही होगा, क्योंकि भाग्येश के, मान लो लगन और चंद्र दोनों के जो नवम भाव है, उसके भाग्येश भी दोनों ही होंगे। अब ये किसी ना किसी तरीके से अगर दृष्ट हो जाए एक दूसरे का, या युति बना ले, तो जातक अपने देश में महाभाग्यवान बनता है। बट इसमें दोनों ना हो तो भी इस फॉर्मूला को हम, इस सूत्र को हम मान्यता देंगे। मान लो लगन का नवम भाव में चंद्र का नवमेश का दृष्टि अगर चला गया, तो भी हम इस सूत्र को महत्व देंगे। उसी तरह का अगर चंद्र का भाव में लग्न का भावेश का दृष्टि अगर वहां पे चला गया, तो भी हम इस सूत्र को मानेंगे। बट ये याद रखना, अगर वो भावेश ग्रह अगर इन भाव को दृष्टि ना करे, तो अपने देश में नहीं विदेश में जाके उसका भाग्य का उदय होगा। यानी ऐसी व्यक्ति अपनी उन्नति करेगा अपने देश में नहीं, प्रवास में जाके। अच्छा, कुछ और फिक्स्ड रूल बताते हैं। फिक्स्ड रूल का मतलब क्या है? चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि में, मतलब ये एक्चुअली ये होता है चंद्र या लगन से। चंद्र या लगन से अगर हम देखते हैं, तो चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि में अगर नवमेश बैठा हो, तो अपने देश और विदेश दोनों में उसके भाग्य की उन्नति होंगे। कौन सा? जैसे मैंने बोला पहले, लगन और चंद्र का नवम भाव यदि भाग्येश के द्वारा युति बना या दृष्टि हो, तो अपने देश में, अगर दृष्टि ना हो तो विदेश में। और मैंने तीसरा रूल क्या बोला? चंद्र और लगन का नवमेश अगर चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि में हो, तो वो अपने देश में और विदेश में दोनों जगह पे, दोनों जगह से उसका भाग्य का उदय होगा।
ये बहुत संक्षिप्त रूल है, बट बहुत प्रोमिनेंट रूल है। इस रूल को एक बार अगर कुंडली में लगा लें कोई, तो ये कभी भी फेल नहीं होने वाला सूत्र है, और ये इस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये कुंडली का जो रूल्स है या जो कंडीशन है, अ, मतलब ये एकदम ऑथेंटिक है। मैं इसका प्रूफ मैं खुद हूं। ऐसा मैंने कई सारे कुंडली में इस चीज को लगा के देखा हूं। अगला रूल, तो अब मैंने क्या क्या बोला, अपने देश में, विदेश में, और देश विदेश दोनों में सारी चीजें हो गई। बट ये होगा कब? ये होगा कब? भाग्य का उन्मेष या भाग्य की उन्नति होगा कब? ये भी तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ठीक है, आपने बता दिया अपने देश में होगा, आपने बता दिया विदेश में होगा, या आपने बता दिया कि मतलब ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं, अपने देश में और विदेश में दोनों जगह पे होगा। बट ये होगा कब, ये भी जानना जरूरी है। चलो, उसका ही सूत्र बता रहे हैं, लिख लो। भाग्यश यानी नाइन्थ का लॉर्ड अगर केंद्र में होता है तो एकदम बालावस्था में उसके भाग्योन्नति होगी। भाग्य का माने जो ये है, माने क्या बोलते हैं, मेहरबान होना, भाग्य मेहरबान, वो बचपन से ही होगा। दूसरा, अगर भाग्यश मतलब नाइन्थ का लॉर्ड अगर वो उच्चस्थ हो, परम उच्चस्थ हो, या त्रिकोण में हो, तो फिर युवावस्था में उसका भाग्य का उन्नति होगा और भाग्य का सुख मिलेगा। अगला सूत्र ले, गुरु अगर भाग्य भाव में बैठा हो, गुरु खुद ही अपने भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्य इस लग्न के केंद्र में हो, तो जातक आफ्टर 20 इयर्स या 20+ में ही अपने क्या बोलते हैं अचीवमेंट पाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह का जातक जिसका गुरु जो है वो भाग्य भाव में बैठा है और भाग्येश लगन के केंद्र में बैठा है, तो ऐसा जातक आफ्टर 20 इयर्स अपने जीवन के 20 साल के बाद ही वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। स्वदेश विदेश दोनों जगह पे उसकी क्या होगा, ख्याति। अगला सूत्र लिखो, अगर भाग्येश चला गया सेकेंड हाउस में, मतलब नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो चला गया सेकेंड हाउस में, नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो चला गया सेकेंड हाउस में, और सेकेंड का जो लॉर्ड है वो चला गया नाइन्थ हाउस में। फिर से बता रहा हूं, समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चूक नहीं होना चाहिए। नाइन्थ का लॉर्ड चला गया सेकेंड हाउस में और सेकेंड का लॉर्ड चला गया नाइन्थ हाउस में, तो ऐसा जातक 32 इयर्स के बाद
32 साल के बाद बहुत बड़ा आदमी बनता है। शौर्य, वीर्य, पैसा, धन, संपदा, हर एक ओर से। फिर दोबारा बता देता हूं इस सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? भाग्येश चला गया धन भाव में और धनेश चला गया भाग्य भाव में। मतलब नाइन्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस एंड सेकेंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, उसी को हम घुमा के बोल रहे हैं भाग्येश धन भाव में, धनेश जो है भाग्य भाव में। तो 32 साल के बाद ऐसे जातक का उन्नति स्टार्ट हो जाता है। और चलो एक और रूल लिखो। अगर भाग्येश खुद भाग्य भाव में बैठा हो, चंद्र जो है नवांश कुंडली में अगर उच्चांश में हो, फिर दोबारा बता रहे हैं, लिखो। भाग्येश भाग्य भाव में बैठा हो, चंद्र नवांश कुंडली में उच्चांश में बैठा हो या उच्च हो, तो 36 ईयर्स के बाद भाग्योन्नति होती है। भाग्य की जो उन्नति होगी वो 36 ईयर्स के बाद, 36 साल के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओ, मनीषा जी भी आ गई। अब मतलब एकदम भाग्य जहां पे एग्जैक्टली हर समय साथ देने वाला हो, चिरकालीन भाग्य, वो सूत्र बताते हैं। जहां पे ऐसे जातक जिनका भाग्य पैदाइशी से लेके मृत्यु यानी मृत्यु तक का भाग्य उनके साथ होता है, वैसा कुछ सूत्र दे रहा हूं, वो भी लिख लो। नंबर 1, लग्नेश भाग्य भाव में। लग्नेश मतलब आपका एसेंडेंट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, लग्नेश भाग्य भाव में, और भाग्येश चला गया लगन में। क्या क्या कंडीशन है? लग्नेश चला गया भाग्य भाव में, यानी एसेंडेंट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड इन एसेंडेंट, मतलब नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो लगन में आ गया। और इसके साथ साथ चौथे भाव में आइदार गुरु की दृष्टि हो, या चौथे भाव में गुरु बैठा हो, या चौथे भाव का किसी भी ग्रह के साथ गुरु की युति हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे जातक का भाग्य जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेके जिस दिन मृत्यु के गोद में जाता है उस दिन तक उसका साथ रहता है। ये चिरकालीन सौभाग्य योग बोलते हैं इसको। ऐसे बहुत भाग्यवान, बहुत ही भाग्यवान को ऐसे योग मिलते हैं पैदाइश होते समय, इसीलिए तो इसको चिर सौभाग्य योग बोला गया है, चिरकालीन सौभाग्य योग। अगला लिखो, नेक्स्ट रूल इसी का। मान लो शुक्र है और शुक्र भाग्येश के साथ, भाग्येश मतलब नाइन्थ लॉर्ड, उसके साथ युति बनाया हो। शुक्र
नाइन्थ लॉर्ड के साथ युति बनाया हो और नवांश में वो उच्च हो गया, परम उच्च। फिर दोबारा बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल लेकिन थोड़ा पेचीदा है, ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना। यहां नोट में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शुक्र भाग्येश के साथ, यानी नाइन्थ लॉर्ड के साथ शुक्र युति बना के नवांश में उच्च बैठ गया हो। पहला तो नाइन्थ हाउस, शुक्र जो है नाइन्थ लॉर्ड के साथ युति बनाएगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है उनमें से कोई एक ग्रह या दोनों के दोनों नवांश में जाके उच्च में बैठ गए हो और शनि तीसरे भाव में बैठा हो। शनि तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे ये हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि ऐसे जातक की भाग्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो परम भाग्य लेके पैदा होता है। यानी इसको देखना ये नहीं है कि वो भाग्य कब होगा कब नहीं होगा, इसका भाग्य दो जिस उस दिन होगा जिस दिन वो पैदा हुआ है, और ये भाग्य उस दिन खत्म होगा जिस दिन वो मरेगा। फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, सूत्र को याद रखना। शुक्र भाग्येश के साथ युति बना के नवांश में उच्चस्थ हो जाए और शनि तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक जन्म से लेके मरण तक का वो बड़ा भाग्यवान बना रहेगा। माने वो कहीं पे भी कहते हैं ना, कभी कभी ये लैंग्वेज आप लोगों ने सुना होगा कि मिट्टी हाथ में लेता है तो सोना बन के निकलता है ना, हाथ में मिट्टी रखने से वो सोना बन जाता है। तो ये कहावत है, वो इधर से आलू उधर से सोना वाला कहावत नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसे कहावत है जहां आपको ना प्रॉपरली इस चीज को आपको फील होगा, यानी उस व्यक्ति का भाग्य इतना प्रबल होगा, इतना प्रबल होगा कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करे, कोई भी दायित्व ले, वो पूरा होगा ही होगा। नेक्स्ट रूल, भाग्येश चौथे भाव में चला गया हो, यानी नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड वो चला गया इन फोर्थ हाउस, मतलब भाग्येश चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में। शुक्र और गुरु चाहे अपनी राशि में हो या कोई भी शुभ ग्रह की राशि में हो, और शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह के युति हो या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो। फिर दोबारा बता रहे हैं, यहां तक फिर रिपीट कर रहे हैं, समझ लो। भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठा है, शुक्र और गुरु दोनों ही किसी ना किसी शुभ ग्रह के राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ युति बना हो या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि हो, दृष्ट हो, दृष्ट मतलब वो देख रहा हो शुभ ग्रह इन दोनों में से किसी को या दोनों को ही, अथवा भाग्येश से केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। भाग्येश से, भाग्येश मतलब भाग्येश जहां बैठा है, कोई भी भाव में बैठ सकता है, उस भाव से या तो केंद्र में, केंद्र मतलब उस भाव को आप 1 नंबर मान के 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, या मतलब इसमें आप गिन के देख लेना, उस भाव से गिन के 1, 4, 7, 10 में आता है या नहीं, अथवा त्रिकोण में कोई भी शुभ ग्रह हो तो ऐसे जातक के भाग्य जन्म से लेके मरण तक अच्छा होता है।
इसको भी चिरकालीन सौभाग्य योग बोले जाते हैं। कोई डाउट होने से अनम्यूट करके मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं तो अपने धुन में बताते जा रहा हूं। आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट और अंतिम रूल चिरकालीन सौभाग्य योग का, लिखो। मैंने अभी ये तीन या चार सूत्र आप लोगों को दिए हैं, है ना? 3 और 4 मतलब पहला जो मैंने बताया था कि लग्नेश भाग्य में, भाग्येश लगन में, है ना? और चौथे में गुरु हो, उसके योग दृष्टि हो या उसके साथ युति बना हो तो भी होगा। दूसरा क्या मैंने बोला था कि शुक्र भाग्येश के साथ युति बनाया हो और नवांश में उच्चस्थ हो गया हो, साथ में शनि तीसरे भाव में हो गया हो, तो ऐसे में भी वो सफल होगा। तीसरा चौथा मैंने और क्या बोला था कि क्या बोला था, हाँ, भाग्येश भाग्येश जो है वो चौथे चौथे में बैठा है शुक्र, और गुरु किसी भी शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में या शुभ ग्रह के साथ युति बनाया हो, तो इसके अगर कोई उलट मिल जाए, कहने का मतलब है इस योग का कोई भी विपरीत योग मिल जाए, तो जातक दरिद्र योग ग्रसित होगा। उसको बोलते हैं दारिद्र योग। ऐसा योग वाला व्यक्ति गरीब ही होगा, उसका भाग्य उन्नति नहीं कर सकता है, भाग्य उसको मदद नहीं करेगा। यहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो लिख लेना। ये 10 वर्ग, षड वर्ग या अष्ट वर्ग में अगर इसको वर्गाधिक है तो एकदम दरिद्र तो नहीं होगा, बट बहुत बड़ा भाग्यवान भी नहीं होगा। ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया दारिद्र योग का, इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, स्टार मार्क देके लिख लो कि अगर ये ग्रह जो है, मतलब षड वर्ग में, अष्ट वर्ग में या 10 वर्ग में अगर वर्गाधिक में, माने अधिक रेखा वाले अगर हो जाते हैं, तो वो मतलब एकदम दरिद्र तो नहीं बनाएगा, हाँ, बट वो क्या बोलते हैं उसको, भाग्य का बहुत साथ भी नहीं मिलेगा इनको। नाइन्थ का एक और, नाइन्थ हाउस का एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, उसको लिखो। धार्मिक योग अभी बहुत सारा बाकी है। धार्मिक योग होगा, फिर बंधन योग है ना? बहुत बहुत, नाइन्थ हाउस को पूरा पढ़ाते पढ़ाते मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। संन्यास योग, आप लोग अगर चाहो तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, चाहे क्लासेस कितने भी हो जाए, अगर इंटरेस्ट हो तो। धार्मिक योग लिखो। अगर नवम भाव का जो स्फुट है, मतलब नवम भाव, नाइन्थ भाव जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो एग्जाम्पल देके भी समझाते रहे। भाप स्फुट इसी को बोलते हैं। जैसे एक कुंडली में अभी अरेंज कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। जैसे ये देखो, नाइन्थ भाव यहाँ है। नाइन्थ भाव एसेंडेंट कहाँ पड़ा है देखो, लियो का 22 डिग्री 45 मिनट में। तो लियो का 22 डिग्री, यानी फिर 30 डिग्री इसमें जोड़ दो। तो लियो के बाद ये आ गया कन्या राशि, ये सिंह राशि का है। कन्या आ गया, 30 डिग्री और जोड़ेंगे। तो 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो ये कौन सा राशि आएगा, तुला। 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, वृश्चिक। ये 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, धनु। ये कौन सा, मकर। ये कौन सा, मकर के बाद कुंभ, और कुंभ के बाद मीन। यानी मीन का 22 डिग्री 45 मिनट 22.19 सेकेंड, ये हो गया नाइन्थ का भाव स्फुट। अब आप देखो, इनमें किन ग्रह का, इसमें कोई शुभ ग्रह है क्या? 22 डिग्री 45 मिनट में ऐसा कोई शुभ भाव में आ रहा है क्या, शुभ ग्रह का? अब शुभ ग्रह मून नहीं है ना, जुपिटर नहीं है, वेनस नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि नवम का भाव स्फुट अगर किसी शुभ ग्रह के वर्ग में आएगा, आप वर्ग को चेक कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, 8 हाउस, 7 पाइसेस, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हो गया मिड, मिडिड, मिड, और ये खत्म, है ना। प्लैनेट्स इन इट, राहु। 7 पाइसेस से लेके 7th एरीज तक का है। बट ये भाव स्फुट बेसिकली कहाँ, 22 डिग्री। यहाँ स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ देखो, सर्वाष्टक वर्ग में 27 है ये स्ट्रेंथ इसका, मतलब ठीक ठाक ही है, गुड है। यहाँ देखो 4 है, और ठीक ठाक ही है, शुभ वर्ग, शुभ वर्ग में ही आया है। तो जातक ऐसी अवस्था में, जातक जो है क्या होगा, धर्मपरायण होगा। बलवान अगर लग्नेश हो, और वह लग्नेश अपने पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा हो, लगन को देख रहा हो, और नवमेश आइदर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ऐसी अवस्था में जातक बहुत बड़ा धार्मिक होता है। अब देखो, यहां लग्नेश कौन है, बताओ, लग्नेश कौन है, सिंह का लग्नेश कौन है, सूर्य। सूर्य कहां बैठा है, 11th हाउस में।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11वां भाव में बैठा है। लग्नेश बैठ गया जाके सूर्य यहां। अब लगन को तो देख नहीं रहा है, तो नेचुरली ये क्या कहते हैं, आपका सूत्र जो है यहां पे पूरा नहीं हुआ। सूत्र क्या था कि लग्नेश अगर लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो और नवमेश जो ग्रह है वो केंद्र या त्रिकोण में हो। अब नवमेश कौन है, यहां देखिए, ये नवम, नवम का कौन है, ये एरिस राशि है, मेष राशि है। मेष राशि में देखो खुद बैठा है, स्वराशि है, मार्स, मंगल अपनी ही राशि में बैठा है। तो ये देखो त्रिकोण में बैठ गया ना अपनी यहाँ पे। 1, 5, 9 त्रिकोण है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक धार्मिक, क्षमाशील इत्यादि होगा। ठीक है। दूसरा, अगला रूल लिखो। अगर लग्नेश लगन में बलवान हो, लग्नेश नव लग्नेश लगन में ही बलवान हो, मतलब लगन में बैठा हो और बलवान है, तो अपनी राशि, स्वराशि, मित्र क्षेत्र या उच्च स्थान इत्यादि होने से तो बलवान हो ही गया। उसके अलावा दिग्बली, चेष्टा बली इत्यादि होता है तो भी बलवान माना जाता है उसको। तो लग्नेश चला माने लगन में बैठा है और बलवान हुआ, और नवमेश जो है वो भी केंद्र या त्रिकोणस्थ, नवम भाव नवमेश जो है वो भी बलवान होके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, और दशमेश गुरु के नवांश में चला गया हो। दशमेश गुरु के नवांश में चला गया हो, तो ऐसे जातक अपने पूरे समाज, राजा अगर होगा तो पूरा राजपाट वगैरह त्याग करके, राजपाट त्याग करके वो कहां चला जाएगा, सन्यासी बनकर परिव्राजक के तौर पे घूमते रहेगा। अब यहां देखते हैं। হ্যাঁ বলুন। টেনিল, টেনিল মহাযোগরাও বুঝলেন না। हेलो। क्या बोल रहे थे, अचानक गड़बड़ा गया दिमाग। आप में से मुझे कोई लास्ट लाइन मतलब क्या बोल रहे थे, थोड़ा याद करवा दोगे। हम्म
अच्छा, ओके, याद आ गया। मैं बोल रहा था, लग्नेश लगन में बलवान, नवमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा, और दशमेश बृहस्पति की नवांश में बैठ जाए तो ऐसे जातक लाइफ का सर्व सुख त्याग कर वो कहां चला जाएगा? सन्यास होके प्रपंचा में। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे यहीं से, कि जैसे गुरु, अब यहां गुरु में देखो, नवांश में का D9 में कहा चला गया वो? यहां पे चला गया। D9 में चला गया, अष्टम में, वो भी वृषभ राशि में। गड़बड़ है, नहीं हुआ। ये व्यक्ति अभी, इसका जो चार्ट है, अभी जो पैदा होगा वो सन्यासी नहीं, सर सभी प्रकार की सुख त्याग करके वो सन्यास नहीं बन सकता या धार्मिक नहीं बन सकता है। वो तो बस अपना सुख भोग में ही रहेगा। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्लास में आओ, बाकी इसको पूरा करते हैं। 4-5 मिनट है, जल्दी से क्लास में आ जाओ। धार्मिक योग को पूरा करने के बाद बहुत सी चीजें अभी पढ़ना बाकी है। मूड आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं सब।